नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और इन्फॉर्मेटिव और मोस्ट डिमांडेड वीडियो। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को इस चैनल का मोस्ट डिमांडेड वीडियो भी कहा जाता है और इसके अंदर मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस चैनल का ये मैं समझता हूं मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो भी होने वाला है। और जैसा कि आप लोगों ने अभी तक थंबनेल में देख ही लिया होगा, ये वीडियो जो है दैट इज अबाउट द रीनल फेलियर या फिर किडनी फेलियर या फिर गुर्दों का फेल हो जाना। अब जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि ये जो है एक सीरियस डिसऑर्डर है। इन लोगों की मौत भी हो जाती है, बहुत फ्रिक्वेंटली होती है, क्योंकि फेलियर ऑफ एनी वाइटल ऑर्गन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द मोर्टिलिटी रेट इन इंडिया, स्पेशली इन द एल्डर्स पेशेंट। तो सबसे पहले बता दूं कि आम लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ जानकारी प्रदान करना ही इस वीडियो का मकसद है। पहली चीज, ये डिस्क्लेमर समझिएगा। दूसरी चीज, इस वीडियो में बताई गई मेडिसिन को आपको अपने मन से नहीं खाना है, और अगर कोई इस वीडियो में बताई गई मेडिसिन को अपने मन से खाता है बिना किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना, और कल को उसके साथ ऐसी सीरियस बीमारी में जिसको कहते हैं रीनल फेलियर में किसी भी तरह का अपघात होता है, कोई मिस हैपनिंग होती है, देन इन दैट केस आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल एट ऑल। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इस वीडियो में मैं आगे सिर्फ डॉक्टर लॉबी, डॉक्टर से मुखातिब होऊंगा। और अगर कोई आम दर्शक ये वीडियो देख रहा है तो अच्छे से समझ ले कि आपके लिए सिर्फ जानकारी के लिए ही ये वीडियो है। तो आपको ना इसके अंदर बताई गई मेडिसिन को अपने मन से लेना है, बिना किसी मेडिकल सुपरविजन के नहीं लेना है, और कुछ गड़बड़ होती है तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, क्योंकि टॉपिक सीरियस है और काफी सारी चीजें समझानी पड़ेंगी। तो जो वीडियो का अगला पार्ट होगा वो हम एक दूसरे स्क्रीन पे जाकर के शूट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे भी देख पा रहे होंगे और मेरे पीछे जो बैकग्राउंड है इसको भी देख पा रहे होंगे। और अब ध्यान से सुनिएगा, वीडियो का जो बाकी पार्ट है वो खासकर डॉक्टर्स के लिए है और आम दर्शकों के लिए भी है, कि अगर वो इस बीमारी से ग्रस्त हैं और वो किसी भी तरह से अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं रिगार्डिंग रीनल फेलियर, तो वो भी इसको सहर्ष देख सकते हैं। अब जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हैं इस स्क्रीन के ऊपर, बस मैं एक मिनट, हाँ, अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मैंने एक स्लाइड बनाई हुई है। स्लाइड को समझना काफी जरूरी है। कहने का मतलब कि जो रीनल फेलियर होता है, रीनल फेलियर दो तरह का होता है, एक्यूट रीनल फेलियर और क्रॉनिक रीनल फेलियर। अब मैं पहले वीडियो के स्टार्टिंग में ये बात बता दे रहा हूं कि जो रीनल फेलियर है उसको हम सिर्फ एज अ रीनल फेलियर कंसीडर करने वाले हैं पूरे वीडियो में। इसलिए ये एक्यूट रीनल फेलियर और क्रॉनिक रीनल फेलियर को सिर्फ बताने के लिए मैंने यहाँ लिखा है, और वापस से उसको मैंने मर्ज करके कर दिया है सिर्फ रीनल फेलियर, क्योंकि उसका कारण यह है कि जो एक्यूट और क्रॉनिक रीनल फेलियर है उसका कॉज सेम होता है, उसके साइंस, उसके सिम्टम्स भी सेम होते हैं, उसका जो ट्रीटमेंट होता है एज पर द होम्योपैथिक गाइडलाइन जो ट्रीटमेंट की है, और होम्योपैथिक जो मेडिसिन है वो सारी मेडिसिन भी सेम होती हैं। इसलिए मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए रीनल फेलियर को पहले बाइफरकेट करा है एक्यूट रीनल फेलियर और क्रॉनिक रीनल फेलियर में, और वापस से उसको मर्ज कर दिया, क्योंकि हम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स पूरे वीडियो के अंदर हम सिर्फ बात करेंगे रीनल और रीनल फेलियर की, दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्लाइड कुछ कह रही है, ये कह रही है कि ये रीनल फेलियर को अगर आपको समझना है, ठीक है, तो आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को समझना पड़ेगा। दिस इज व्हाट इज नोन एज द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये जो लिखा हुआ है। अगर आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को समझना है तो आपको इम्यून कॉम्प्लेक्स को समझना पड़ेगा। इम्यून कॉम्प्लेक्स या फिर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, आपको इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको इसको समझना है तो आपको समझनी पड़ेगी टाइप 3 की हाइपर सेंसिटिविटी। और अगर आपको हाइपर सेंसिटिविटी को समझना है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द हाइपर सेंसिटिविटी, देन इन दैट केस यू हैव टू अंडरस्टैंड द हाइपर सेंसिटिविटी टॉपिक ऑफ द पैथोलॉजी। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि आपको यह स्लाइड देख के जरूर लग रहा होगा कि अरे डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हैं, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, हम कैसे समझेंगे। बिल्कुल आसान है समझना, बिल्कुल आसान है। कि पहले हम क्या समझेंगे, अब हम उल्टा चलेंगे। ठीक है, अब आगे की जो स्लाइडें होंगी वो
उल्टी चलेंगी। ठीक है, पहले मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी, क्या होती है, इसके कितने टाइप होते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 क्या होती है। और ये चीज एकदम सेम है, आप समझ रहे हैं, ये चीज और ये चीज एकदम सेम है। मतलब हाइपर सेंसिटिविटी जो टाइप 3 होती है उसी को हम बोलते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स का बनना या फिर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का बनना। और अल्टीमेटली ये जो टाइप 3 की हाइपर सेंसिटिविटी है ये हमारी किडनी के अंदर एक स्थिति को पैदा करती है जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और ये जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है ये अल्टीमेट कारण होता है दोस्तों रीनल फेल्यूर का, फिर चाहे वो एक्यूट हो फिर वो चाहे क्रॉनिक हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं और अगली स्लाइड पे जाकर के हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, तो मैं अब आ गया हूं। अब देखिए हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है। हाइपर सेंसिटिविटी इज अ जनरल रिएक्शन ऑफ द बॉडी टू द स्टिमुलाई और एंटीजन और स्ट्रेस एंड इज क्लासिफाइड इनटू द 4 टाइप्स। ठीक है, अब जैसा कि मैं आपको अपने ज्यादातर वीडियो के अंदर भौंक भौंक के चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूं कि वी एज अ ह्यूमन बॉडी वी आर द रिएक्शनरी ऑर्गेनिज्म। हम रिएक्शनरी ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी जीव है इस प्रकृति में, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो, चाहे वो मल्टीसेल्युलर हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, हमारा काम है इस प्रकृति के अंदर रह के, इस नेचर के अंदर रह के हमारा काम है सिर्फ रिएक्ट करना चीजों। हमारा बस एक ही काम है, हम सिर्फ चीजों को रिएक्ट करते हैं। तो वी एज अ ऑर्गेनिज्म डू नथिंग इन द नेचर बट रिएक्ट, हम सिर्फ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और वही जो हमारा रिएक्शन होता है किस किस चीजों के प्रति, हमारा रिएक्शन होता है स्टिमुलाइज के प्रति, हमारा रिएक्शन होता है एंटीजन के प्रति, स्ट्रेस के प्रति। एंटीजन मतलब कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, मतलब कोई भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलस के प्रति जो रिएक्शन होता है दोस्तों वही रिएक्शन को कहलाता है डिजीज। मतलब जब हमारी बॉडी में एंटीजन आया, एक बहुत कम शब्दों में समझाता हूं कि जब बॉडी के अंदर एंटीजन आया तो दोस्तों वो जो एंटीजन हमारी बॉडी पे प्रहार करता है उसके जवाब में जो बॉडी रिएक्ट करती है दैट इज द मेन मोडस ऑपरेंडी, ये मेन प्रोसीजर है जिससे हमारा डिजीज पैदा होता है बॉडी में, जिससे हमको डिजीज पिक्चर निकल के आता है, जिससे हमारे को बीमारियां होती हैं। एंड इस चीज को हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। और हाइपर सेंसिटिविटी दोस्तों बेसिकली जो है वो 4 टाइप की होती है। हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 एंड टाइप 4। मतलब कहने का है कि हमारी शरीर में जितनी बीमारियां और जितनी बीमारी के अंदर जो जो पैथोलॉजीज क्रिएट होती हैं, ये खूबसूरती देखिए पैथोलॉजी की कि मात्र सिर्फ 4 प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी में हार्डली टोटल 8 लाइन के अंदर 8 लाइन, क्योंकि देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 दोस्तों सिर्फ 4 प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी और सिर्फ 8 लाइन में हाइपर सेंसिटिविटी टॉपिक ने इस शरीर में पाई जाने वाली लाखों बीमारियों को सिर्फ 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ द पैथोलॉजी। एग्जाम्पल, अब इसके मैं कुछ आपको सबके बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, हाइपर सेंसिटिविटी पे अलग वीडियो बनाएंगे। एक होती है सबसे पहले हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1, इसका एग्जांपल है या फिर इसको कहते हैं, इसका दूसरा नाम है एलर्जिक या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, जिसके अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल है अर्टिकेरिया या फिर डस्ट से एलर्जी होना या फिर अस्थमा का ट्रिगर होना। ये आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई एलर्जेंस आता है, कोई भी एलर्जिक सब्सटेंस आता है, तो जिनके अंदर जिनको स्किन एलर्जी होती है उनको पित्ती रैशेस उछल जाते हैं, आपने देखे होंगे रैशेस। तो ये जो रैशेस हैं, और कई लोगों को जैसे डस्ट लगी, अगर सेंसिटिव अस्थमेटिक पेशेंट है उसको एकदम से डस्ट लगी तो उसका अस्थमा ट्रिगर हो जाता है, उसको इनहेलर लेना पड़ता है। तो ये जो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होते हैं, ये जितने भी डिजीजेस के अंदर बॉडी एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स करती है वो सारे के सारे आते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर, जिसको हम कहते हैं एलर्जिक या फिर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, जिसके 3 एग्जांपल मैंने बताए, अर्टिकेरिया, डस्ट एलर्जी और अस्थमा। ठीक है, डिटेल में बाद में एक और वीडियो बनेगा हाइपर सेंसिटिविटी डॉक्टर्स को समझाने के लिए। दूसरा है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी या हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2, इसको कहते हैं सेल मेडिएटेड और साइटोटॉक्सिक रिस्पॉन्स। मतलब कहने का है कि एलर्जी के बाद जो सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है हम लोगों के बीमार पड़ने का, वो सेल मेडिएटेड या साइटोटॉक्सिक रिस्पॉन्स है। कहने का मतलब कि हमारे को टाइफाइड ने अटैक करा, टाइफाइड का सल्मोनेला टाइफोइड नाम का बैक्टीरिया हमारे अंदर आया, उसने जो रिएक्शन करा वो उसके जैसे ही बॉडी को पता चला तो उसके ऊपर जो हमारे इम्यून सिस्टम की सेल्स हैं वो सेल्स जाकर के हमला करती हैं। तो ये इसलिए इस रिस्पॉन्स को कहा गया है सेल मेडिएटेड। और जो पहले टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी था दैट वाज द इम्यून
इम्यूनोग्लोबुलिन मेडिएटेड या फिर एंटीबॉडी मेडिएटेड। ये टाइप 1 और 2 में फर्क है। टाइप 1 है एंटीबॉडी मेडिएटेड होता है, उसमें सेल्स काम नहीं करती, सेल्स एंटीबॉडी बनाती है, वो जाके लड़ती हैं। और टाइप 2 के अंदर सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। और जितनी भी बीमारियां हैं जैसे कि सेप्टिसेमिया, मलेरिया, टाइफॉइड, डेंगू, चिकनगुनिया, आप जितने भी इन्फेक्शन सोच सकते हो, जो कुछ भी, वो सारी की सारी बीमारियां टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के अंतर्गत आती हैं, जिसको कहलाते हैं हम साइटोटॉक्सिक या सेल मेडिएटेड, जिसके अंदर हमारी बॉडी की सेल खुद जा करके लड़ती हैं सामने से। ठीक है ना। अब दोस्तों मैं टाइप 3 को सबसे बाद में समझाऊंगा, टाइप 4 बता देता हूं। ये जो है हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 है, दिस इज द डिलेड टाइप ऑफ सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। डिलेड टाइप ऑफ सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी का क्या मतलब है कि ऐसी हाइपर सेंसिटिविटी जिसके अंदर कुछ सेल्स रोल प्ले करते हैं, बट वो जो रिएक्शन है वो डिलेड टाइप ऑफ रिएक्शन होता है। डिलेड मतलब वो इन्फेक्शन होने के कई समय बाद, काफी लंबे समय बाद होता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज, ये मेरे सर के पीछे जो शब्द है ना, ये डिलेड है, मैं हटके बताता हूं। ये डिलेड टाइप ऑफ सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। दोस्तों इसका जो एग्जांपल है दैट इज द ट्यूबरकुलोसिस और ट्यूबरकुलिन टेस्ट, कि जितने भी टीबी के पेशेंट होते हैं, वो टीबी इज द ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ द डिलेड टाइप ऑफ सेल मेडिएटेड हाइपर रिएक्शन। डिलेड टाइप ऑफ सेल मेडिएटेड रिएक्शन या फिर हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4। अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि आपने बता तो दिया इतनी सारी बीमारियां, 4 प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी है, पर हम ऑन द सीबीसी रिपोर्ट पे इनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? जो कंप्लीट ब्लड काउंट की रिपोर्ट आती है पेशेंट की, उसमें कैसे पता चलेगा कि किस बंदे के अंदर क्या रिस्पॉन्स हो रहा है? बिल्कुल आसान है। जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी दोस्तों होती है, उस टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में इयोसिनोफिल बढ़ते हैं, कि व्हेनेवर द पर्सन के अंदर इयोसिनोफिल काउंट बढ़ता है तो उसको एलर्जिक डिक्लेयर करते हैं। इयोसिनोफिल काउंट हम एलर्जी के अंदर पेशेंट के अंदर बढ़ते देखते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस साइनस वाले पेशेंट के अंदर, जिनको स्किन की एलर्जी है, अर्टिकेरिया पेशेंट के अंदर बढ़ता है। इयोसिनोफिल बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है डस्ट एलर्जी का, और बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है एक अस्थमा के पेशेंट में। वहीं दोस्तों जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होगी, इसके अंदर न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ते हैं। जो न्यूट्रोफिल्स अपन पढ़ते हैं, जो न्यूट्रोफिल्स आर द साइंस ऑफ द, कब बढ़ता है न्यूट्रोफिल? इज ए टाइप ऑफ WBC, और वो कब बढ़ता है? एक्यूट इन्फ्लेमेशन की निशानी है। तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में हमारे इयोसिनोफिल नहीं सॉरी न्यूट्रोफिल्स बढ़ते हैं। ठीक है, क्या बढ़ते हैं? न्यूट्रोफिल्स। जैसा कि मैंने बोला टाइप 3 में सबसे लास्ट में समझाऊंगा। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर हमारे बॉडी में दोस्तों लिम्फोसाइट या मोनोसाइट बढ़ते हैं, बिकॉज लिम्फोसाइट या मोनोसाइट आर द साइन ऑफ द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जो कि टाइप 4 में होता है। टाइप 2 के अंदर न्यूट्रोफिल बढ़ते हैं, न्यूट्रोफिल इज द साइन ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन। वही टाइप 1 के अंदर इयोसिनोफिल बढ़ते हैं, इयोसिनोफिल का बढ़ना इज द साइन ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, कि सम सॉर्ट ऑफ एलर्जिक रिएक्शन इज कंडक्टिंग इन द बॉडी, तब इयोसिनोफिल बढ़ते हैं। अब दोस्तों आते हैं लुब्बे लुबाब पे, मेन मुद्दे के ऊपर। ठीक है, व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3? ये कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी है इसके होने से हमारी किडनी तक फेल हो जाती है? तो इसके अंदर जो चीज होती है वो होती है इम्यून कॉम्प्लेक्स का प्रोडक्शन होता है बॉडी के अंदर। और इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या होता है दोस्तों? कि जब एंटीजन और एंटीबॉडी मिल करके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ब्लड में सर्कुलेट करता है। ये कॉम्प्लेक्स बनता क्यों है वो भी मैं आगे बताऊंगा, है ना। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि बंदे की बॉडी के अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्या उसके अंदर हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 दिख रही है? क्या उसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन रहा है? तो इसका सबसे एकमात्र और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब नेफ्राइटिस से आप लोग सब लोग कुछ ना अंदाजा लगा लिया कि नेफ्राइटिस शब्द मतलब किडनी के इन्फेक्शन के लिए यूज हो रहा है। और ये जो ग्लोमेरुलो है, ये ग्लोमेरुलो शब्द जो है दैट इज पर्टेनिंग टू द पार्ट ऑफ द किडनी। ये किडनी के एक पार्ट से संबंध रखता है, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और ग्लोमेरुलर शब्द जो है वो मोटे मोटे तौर पे किडनी से संबंध रख रहा है। जैसे कि एक आपने एक रिपोर्ट के अंदर एक शब्द देखा होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, कि किस रेट से बॉडी के अंदर किडनी काम कर रही है, किस रेट से वो खून को छान रही है, तो इसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब आते हैं हम अगली स्लाइड पे, जहां पे हम हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 को थोड़ा सा टाइप 3 को सॉरी डिटेल में समझे। अब व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, ठीक है, और मेरी आवाज को भी सुन पा रहे होंगे। कि व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3? Whenever the antigen is so strong and powerful that our immune system is not able to
overcome it. In the defense fight, in this scenario, our antibody combines with that antigen and forms the antigen antibody complex. मतलब एंटीजन के लिए जो पैथोलॉजी में शब्द यूज होता है दैट इज एजी, ठीक है। एंटीबॉडी के लिए जो शब्द होता है दैट इज एबी। तो व्हेनेवर द एजी एंटीजन प्लस एंटीबॉडी जब मिलेंगी तो इसको कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स या फिर एजी एबी कॉम्प्लेक्स। एंड दिस एजी एबी कॉम्प्लेक्स और इम्यून कॉम्प्लेक्स अल्टीमेटली गेट डिपॉजिटेड इन द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द किडनी। और ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना है, क्यों बना है भी थोड़ा सा और मैं डिटेल में बता दूंगा। ये जो कॉम्प्लेक्स बना है जिसके अंदर एंटीजन मतलब कोई भी बैक्टीरिया जिसने बॉडी पे हमला करा और एंटीबॉडी ने उसको पकड़ के उसको अपने साथ बाइंड कर लिया, ये कॉम्प्लेक्स जाकर के किडनी की ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में डिपॉजिट हो जाता है, वहां जाके जमा हो जाता है और अल्टीमेटली एक कंडीशन को पैदा करता है जिसको बोलते हैं हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को अब वीडियो में आगे जीएन से संबोधित करूंगा। तो ये जो जीएन है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड दिस जीएन अल्टीमेटली कॉजेज द रीनल फेलियर। तो जो टाइप 1 है हाइपर सेंसिटिविटी थी, हमने पढ़ा कि उसके अंदर इओसिनोफिल बढ़ते हैं, वो एलर्जिक रिस्पॉन्स है। टाइप 2 थी सबसे कॉमन जो सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स है जिसमें न्यूट्रोफिल्स और ग्लूकोसाइड डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ता है। टाइप 4 थी वो डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, वो भी सेल मेडिएटेड था जिसके अंदर लिम्फोसाइट और मोनोसाइट बढ़ते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा रिकैप दिया। अब आते हैं हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 पे। दोस्तों जब भी, बिल्कुल हिंदी और शुद्ध हिंदी में समझा रहा हूं, कि जब भी ऐसा कोई एंटीजन या बैक्टीरिया या वायरस या प्रोटोजोआ कुछ भी हो सकता है, वो जब बॉडी के ऊपर हमला करेगा कोई भी ऐसा एंटीजन, ठीक है, एंटीजन मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म तुरंत समझ जाए इस बात को कि भाई इससे नहीं जीता जा सकता। तो वो करती क्या है बॉडी, एंटीजन आया है एज अ बैक्टीरिया, बहुत ताकतवर बहुत तगड़ा बैक्टीरिया, तो बॉडी क्या करती है एंटीबॉडीज को, जो एंटीबॉडीज होती है हमारी बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है, उन इम्यूनोग्लोबुलिन्स को इस एंटीजन से बाइंड करके एक तत्व बनाती है जिसको बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, या जिसको बोलते हैं उसका दूसरा नाम है इम्यून कॉम्प्लेक्स। एंड इम्यून कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो द सिनोनिम फॉर द टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। तो ये जो एजीएबी कॉम्प्लेक्स बनता है या एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है या फिर जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है दोस्तों, ये इम्यून कॉम्प्लेक्स हमारे बॉडी के ब्लड के अंदर सर्कुलेट होता है ब्लड स्ट्रीम में, और अल्टीमेटली धीरे 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 ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है इसका डिपोजिशन होने लगता है किडनी की ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में जाके, और वहां पे जब इसका डिपोजिशन होता है तो वहां पे कंडीशन बनती है विच इज नोन एज द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। एंड दिस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज होली एंड सोलली ओनली द कॉज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीनल फेलियर इन दिस पेशेंट। इनके बल्ब फ्यूज होने का सबसे मेन कारण है एंटीजन एंटीबॉडी के डिपोजिशन के कारण ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किडनी के अंदर हो जाना। तो बेसिकली किडनी का फेल होना इज एक टाइप का किडनी का फेल होना अगर मोटा मोटा देखें तो ये एक इम्यून सिस्टम का मैकेनिज्म है, पर इसका रास्ता थोड़ा सा अलग। जनरली इम्यून सिस्टम में क्या होता है कि कोई चीज आती है और सीधे जाके सीधे जाके बंदे के ऑर्गन के ऊपर जाके डैमेज कर देती है, वो एक अलग मैकेनिज्म है, वो सेल मेडिएटेड है, वो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है। बट जो किडनी होती है, किडनी के ऊपर कोई एंटीजन आके ऐसे ही प्रहार नहीं करता डायरेक्टली, वो बॉडी के किसी और हिस्से पे प्रहार कर रहा होता है। बॉडी उससे बचने के लिए एंटीजन को बाइंड करके एंटीबॉडी के साथ मिला देती है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाती है, ये अल्टीमेटली इम्यून कॉम्प्लेक्स के रूप में किडनी में जाके जमा होने लगता है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में, और वहां पे जब ये जमा होता है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहां पे एक इन्फ्लामेटरी फिनोमिना पैदा होता है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। एंड दिस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज द ओनली कॉज, ये इकलौता कॉज है जिसके कारण किडनी फेल होती है, चाहे वो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर हो, एक्यूट रीनल फेलियर हो या वो क्रॉनिक रीनल फेलियर हो, कारण ये एक ही है और कारण इकलौता यही है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो ये हमने समझा डिटेल में कि व्हाट इज इम्यून कॉम्प्लेक्स या टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी या एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, और इसका रिलेशनशिप ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से क्या है, और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का अब आप समझ चुके हैं कि किडनी फेलियर से क्या रिलेशनशिप है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज इक्वल टू रीनल फेलियर, फ्यूज बल्ब, ठीक है। मजाक में हम लोग एज ए डॉक्टर जो है वो किडनी के लिए बल्ब
नॉर्मल भी शब्द यूज होते हैं, ज्यादातर लोग यही करते हैं, तो मजाक मजाक की बात है। हालांकि मजाक से हटके ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का सीधा सीधा मतलब होता है रीनल फेल्यूर, ठीक है। एज रीनल फेलियर इज ऑफ टू टाइप, जिस तरह से रीनल फेलियर मैंने आपको बताया दो प्रकार का होता है, या तो ये होता है एक्यूट रीनल फेलियर या तो ये होता है क्रॉनिक रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर के लिए हम ARF शब्द यूज करेंगे, क्रॉनिक के लिए CRF। तो द ग्रुप ऑफ द साइन एंड सिम्टम ऑफ बोथ टाइप ऑफ द रीनल फेलियर विल ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू द टू ग्रुप, ठीक है। कहने का मतलब है कि हमने आपको एक चीज बताई कि मोटे मोटे तौर पे किडनी फेल होने का बस एक कारण होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये सिर्फ एक चीज है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जिसकी वजह से किडनी फेल होती है। बट दूसरी तरफ ये बात भी सही है कि किडनी फेल होने के दो तरीके होते हैं, एक तो एक्यूट रीनल फेलियर जिसको ARF बोलते हैं और दूसरा है क्रॉनिक रीनल फेलियर जिसको बोलते हैं CRF। तो मोटे मोटे तौर पे तो दोनों के अंदर हर चीज सेम है कि दोनों के अंदर टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी हुई, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, वो किडनी में जाके डिपॉजिट हुआ, वहां पे वो डिपॉजिट होने के कारण ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, अल्टीमेटली किडनी फेल हो गई। कहानी दोनों में सेम है, बट हल्का सा फर्क वो वहां पे आता है जो आपने दो शब्द सुने होंगे, दो साइन एंड सिम्टम को लेकर दो बातें सुनी होंगी। एक होता है एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम और जो दूसरा शब्द आपने सुना होगा हमेशा किडनी और रीनल फेलियर से संबंधित, दैट इज द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो जिस तरह से दोस्तों एक्यूट रीनल फेलियर और क्रॉनिक रीनल फेलियर दो टाइप का बताया गया है, तो इसके जो साइन एंड सिम्टम हैं जो कि ज्यादातर तो कॉमन ही होते हैं, बट ऑन द बुकिश लेवल, किताबी ज्ञान के बेस के ऊपर अगर हम जाएं तो दोनों रीनल फेलियर के ड्रग पिक्चर, डिजीज पिक्चर के अंदर जो साइन एंड सिम्टम है उसमें बहुत हल्का सा फर्क। तो एक्यूट रीनल फेलियर ARF के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं, अब एक चीज समझिए, इसको सिंड्रोम क्यों कहते हैं कि जब भी किसी बीमारी का कोई एक ही लक्षण होता है तो या तो उसको डिजीज बोल देते हैं या फिर उस डिजीज का कोई साइन एंड सिम्टम बोल। बट दोस्तों जब कोई बड़ा ऑर्गन फेल होता है, बड़े ऑर्गन में डिजीज होता है और उस बड़े ऑर्गन में डिजीज के पूरे का पूरा एक ग्रुप ऑफ द सिम्टम हमको देखने को मिलता है, पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ सिम्टम। तो दोस्तों इन दैट केस वो पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जो होते हैं उसको सिंड्रोम बोला जाता है, सिंड्रोम। तो इसलिए एक्यूट रीनल फेलियर जब भी बंदे को होगा, एक्यूट रीनल फेलियर मतलब कुछ महीने के अंदर ही, कल तक कुछ नहीं था और 2 महीने के अंदर क्रिएटिन बढ़ गया, दिस इज एक्यूट रीनल फेलियर। तो जो डिजीज पिक्चर होगा या साइन एंड सिम्टम होते हैं एक्यूट रीनल फेलियर को, उसको रखा गया है एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंदर, ठीक है। और जो साइन एंड सिम्टम होते हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर, क्रॉनिक रीनल फेलियर मतलब कई शायद साल लग गए किडनी फेल होने, कि पहले कभी हल्का सा क्रिएटिन बढ़ा था 3 साल पहले, फिर थोड़ा बहुत इलाज हुआ, फिर ठीक हो गया, फिर उसके बाद एक साल के अंतर के बाद फिर कुछ सिम्टम्स प्रेसिपिटेट हुए, फिर उसका ट्रीटमेंट करा, फिर 1-1.5 साल बढ़िया चला, कोई दिक्कत नहीं थी, फिर अल्टीमेटली तीसरी बार फेल हुई किडनी, तो क्रिएटिन हो गया 6, यूरिया हो गया 150-200 और वो बंदा डायलिसिस पे आ गया। दिस इज व्हाट इज नोन एज द क्रॉनिक रीनल फेलियर। तो दोनों के कोर्स में फर्क है, दोनों के अंदर कि एक्यूट एकदम से एकाएक होता है, क्रॉनिक लेने में टाइम होता है, क्रॉनिक होने में टाइम लगता है। तो इसलिए इनके जो डिजीज पिक्चर है और इनकी साइन एंड सिम्टम्स है उसमें कुछ हल्के से फर्क होते हैं, और उन्हीं फर्क के कारण जो साइन एंड सिम्टम होते हैं ARF के, एक्यूट रीनल फेलियर के, उनको पढ़ने के लिए हमको उनके लिए जो हेडिंग दिया गया है दैट इज एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम, और जो साइन एंड सिम्टम का पिक्चर होता है क्रॉनिक रीनल फेलियर का, उसके पढ़ने के लिए जो हेडिंग दिया गया है दैट इज द नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। और ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है मेडिकल फील्ड के अंदर ये चीज का, कि बहुत सारे बच्चों को इस बात का कंफ्यूजन रहता है कि सर वो नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक सिंड्रोम में ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये मैं इसलिए पूरा सूत्र बना के आपको बता दे रहा हूँ। अब जल्दी से हम धेड़ पेड़ बात कर लेंगे इन सिम्टम्स के बारे में कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। अब जो एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम या फिर जो होता है कॉज होता है एक्यूट रीनल फेलियर के केस के अंदर, क्या कॉजेज होते हैं। देखो सबसे पहले कॉज समझना है। एक्यूट रीनल फेलियर जो होता है जिसके अंदर सिम्टम आते हैं काय के एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम के, उसके क्या कॉज हैं, और जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है या फिर जो कि क्रॉनिक रीनल फेलियर जिस पेशेंट का होता है जिसके अंदर डिजीज पिक्चर में हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखते हैं, तो CRF के क्या कॉजेज हैं और ARF के क्या कॉजेज हैं। जैसा कि मैं मोटा मोटा आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया मैं कि सिर्फ इकलौता कॉज होता है एक किडनी का फेल होने का, चाहे वो एक्यूट हो चाहे वो क्रॉनिक हो, और वो है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसके अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, और वो किडनी में जाके जमा होता है और करता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो सिर्फ इकलौता कॉज है, क्योंकि हम ब्रॉडली पढ़ रहे हैं पूरा टॉप, है ना। मैं आपको ऐसा नहीं है कि एक्यूट रीनल फेलियर की कोई अलग दवा बताऊंगा कि क्रॉनिक की अलग बताऊंगा। साइन एंड सिम्टम भी ऑलमोस्ट सेम,
ट्रीटमेंट भी ऑलमोस्ट सेम है, तो इसलिए टॉपिक हम सेम पढ़ रहे हैं, बट थोड़ा सा हमको थ्योरी पढ़ने के हिसाब से कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर, ये एक्यूट रीनल फेलियर, एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द क्रॉनिक रीनल फेलियर। अब ये जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की जो मैंने बात की, वो 6 से 8 तरीके की क्लासिफिकेशन दोस्तों है उसका पैथोलॉजी के अंदर, और डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो पैथोलॉजी की जो सेकंड ईयर की आप लोगों की बुक होगी हर्षमोहन में, आप जाइए, हर्षमोहन का रेफरेंस लेके आप पढ़िए, आपको उसमें दिखेगा। तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर? एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो होता है ये सिर्फ इन्फेक्शन के केसेस के अंदर होता है, ठीक है। कोई भी इन्फेक्शन, तगड़ा इन्फेक्शन की बॉडी के अंदर, कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि फीवर आने के बाद रीनल फेलियर होता है, और अगर ढंग से आपने डेविडसन से प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में फीवर पढ़ा होगा तो फीवर का एक कॉम्प्लिकेशन नेफ्राइटिस भी बताया जाता है। कहने का मतलब जब फीवर के अंदर जो एंटीजन है जिसने बॉडी पे हमला करा है तो फीवर आया, ये फीवर की बात कर रहा हूं, वो एंटीजन अगर इतना तगड़ा है कि बॉडी उसके ऊपर काबू नहीं पा पाई, तो दोस्तों अगर वो फीवर को समय रहते सही नहीं करा, वो बॉडी के अंदर परसिस्ट करा, तो अगर लंबे समय तक फीवर टिकता है दोस्तों और उसका रेडिकल क्योर नहीं होता, तो वो फीवर को पैदा करने वाला जो एंटीजन बॉडी में आया है वो एंटीजन एंटीबॉडी मिलकर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और अल्टीमेटली ओवर द पीरियड फीवर के माल ट्रीटेड केस के पेशेंट का हमेशा रीनल फेलियर होता है। कि जितने भी लोग हम जिनको हॉस्पिटल में देखने जाते हैं जिनकी किडनियां फेल हो चुकी हैं, जो मल्टी ऑर्गन फेलियर के ऊपर पड़े रहते हैं, इनमें से ज्यादातर का केस की स्टार्टिंग फीवर के बिगड़ने के वजह से होती है, और ये मेरे द्वारा वेल टेस्टेड और किताबों में भी लिखा है। तो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एक्यूट रीनल फेलियर। ये दोनों तरह का हो सकता है, या तो स्ट्रेप्टोकोकस के कारण हो सकता है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल, या फिर स्ट्रेप्टोकोकस ना भी होके कोई और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, ठीक है। जो दूसरा कॉज है रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का एक और टाइप है जो पैथोलॉजिकल बेस के अंदर इनमें बस थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है, पर होता सब में एक है, सब में बल्ब ही फ्यूज होगा, बस इतना मोटा याद रख लो, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अभी दिमाग पे लोड लोगे हेडेक होने लगेगा। होता कुछ नहीं है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ, किडनी फेल होना है, फिर वो चाहे क्रॉनिक हो चाहे एक्यूट। तो एक होता है रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है एक्यूट रीनल फेलियर का। एक होता है थर्ड टाइप जो होता है मेम्ब्रेनो प्लोरिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। कुछ सिस्टेमिक डिजीजेस भी होती हैं जिनके कारण किडनी फेल हो जाती है, जैसे SLE सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथमेटस, ये सिस्टेमिक डिसऑर्डर है, बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक है। और पॉली आर्टेराइटिस नोडोसा, ये कुछ ऐसी सिस्टेमिक बीमारियां जिसके कारण एक्यूट रीनल फेलियर होता है। क्रॉनिक पे आते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द क्रॉनिक रीनल फेलियर या नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो सबसे पहला तो 3 प्रकार का ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है जिसके कारण क्रॉनिक रीनल फेलियर होता है। पहला टाइप है मिनिमल चेंज डिजीज, मैं अच्छे से बता दूं, मैंने यहाँ पे नहीं नोट करा है, कई बच्चों का, छोटे बच्चों का क्रॉनिक रीनल फेलियर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो जो छोटे बच्चों का क्रॉनिक रीनल फेलियर होता है, छोटे बच्चों का, बेबीज का, उसका सबसे इंपॉर्टेंट इकलौता कॉज है दैट इज द स्पेशल टाइप ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जिसको बोलते हैं मिनिमल चेंज डिजीज। वहीं दूसरा टाइप होता है मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो एडल्ट के अंदर, एडल्ट्स के अंदर, मेल एडल्ट फीमेल के अंदर सबसे कॉमनेस्ट कॉज है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का। द थर्ड टाइप ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज द मेम्ब्रेनो प्लोरिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये थोड़ा सा स्पेस कम थी टाइप करने के लिए, इसलिए एग्जैक्टली यही कॉज है, ठीक है, ये वाला मेम्ब्रेनो प्लोरिफरेटिव GN ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सेकंड कॉज है, जो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है क्रॉनिक रीनल फेलियर का, सिस्टेमिक डिजीजेस, कुछ सिस्टेमिक डिजीजेस, जैसे क्रॉनिक रीनल फेलियर का एक बहुत गहरा रिलेशनशिप है डायबिटीज। हम लोग सब जानते हैं कि डायबिटीज के पेशेंट की किडनियां फेल हो जाती हैं अगर उसकी शुगर लंबे समय तक अनकंट्रोल्ड रहे, तो डायबिटीज एंड SLE, यही सेम SLE सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथमेटस जो एक्यूट का कॉज था, वो क्रॉनिकली भी किडनी फेल कर सकता है। उसके अलावा दोस्तों कुछ सिस्टेमिक इन्फेक्शंस होते हैं जो बॉडी के अंदर, जनरल इन्फेक्शन, सिस्टेमिक इन्फेक्शन मतलब जनरल इन्फेक्शन, जैसे कि हेपेटाइटिस B वायरस, हेपेटाइटिस C वायरस, HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, एड्स, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि टाइफाइड का बिगड़ जाना, टाइफाइड के अलावा चिकनगुनिया का बिगड़ जाना, डेंगू का बिगड़ जाना, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आ गया। कुछ प्रोटोजोअल इन्फेक्शन भी है दोस्तों, आपको अगर नहीं पता तो बता दूं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मतलब मलेरिया का जो सबसे सीवियर जो टाइप होता है, उसके अंदर बहुत
बहुत फ्रिक्वेंटली रीनल फेलियर देखा जाता है, क्योंकि वो समय से सही नहीं हो पाता, अल्टीमेटली ऑन द बेसिस ऑफ द क्रॉनिसिटी वो रीनल फेलियर कर देता है। तो ये कुछ हो गया बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये हो गया बैक्टीरियल प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, और ये कुछ सिस्टेमिक इन्फेक्शंस आर एग्जांपल जिसके कारण रीनल फेलियर होता है। तो ये हमने समझा कि नेफ्राइटिक सिंड्रोम जो कि हम देखते हैं एक्यूट रीनल फेलियर में, तो एक्यूट रीनल फेलियर के कॉजेस पढ़ लिए हमने, और हमने इस तरफ पढ़ लिए क्रॉनिक रीनल फेलियर के कॉजेस कि व्हाट आर द क्रॉनिक रीनल फेलियर्स कॉजेस। अब दोस्तों हम आते हैं लास्ट स्लाइड के ऊपर, और इस लास्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे एक्यूट रीनल फेलियर के सिम्टम। तो एक्यूट रीनल फेलियर में जो हम सिम्टम देखते हैं या जो डिजीज पिक्चर देखते हैं उसको बोलते हैं एक्यूट नेफ्रोटिक सिंड्रोम। वहीं पे क्रॉनिक रीनल फेलियर में जो हम पिक्चर देखते हैं, डिजीज पिक्चर देखते हैं और जो पूरा का पूरा सिम्टम देखते हैं, दैट इज व्हाट इज नोन एज द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, तो एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम के क्या सिम्टम्स होंगे? हीमेचूरिया, ठीक है, प्रोटीन यूरिया, लाइट, मतलब जब भी किडनी में इंफेक्शन होगा किडनी प्रोटीन रिलीज करने लगेगी। ठीक है, पर यहाँ पे एक चीज देखिए, नेफ्राइटिक सिंड्रोम या फिर एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम में क्या बोल रहे हैं प्रोटीन यूरिया के बारे में? हल्की फुल्की प्रोटीन यूरिया होगी, तो ऐसी बहुत तेरा भयंकर प्रोटीन नहीं जा रहा कि बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाएगी। हिमेचूरिया, हिमेचूरिया क्यों होगी? हिमेचूरिया होने का कारण यह है एक्यूट रीनल फेलियर में, एक्यूट रीनल फेलियर में जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है उसका पेस बहुत तेज होता है, वो बहुत वायलेंट होता है, बहुत उग्र होता है। तो ये जो उग्र इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट होता है किडनी के अंदर, इसके दौरान कई बार हेमरेज भी हो जाता है, तो इसलिए जो सूसू होती है उसके अंदर निकलता है ब्लड। ठीक है, तो दैट इज वाई हिमेचूरिया होगी, प्रोटीन यूरिया होगी जो कि होगी लाइट। इडीमा होगा, बहुत ज्यादा इडीमा नहीं होगा, यहाँ मैंने मेंशन नहीं करा है। एक्यूट रीनल फेलियर में इडीमा होगा, बट मे और मे नॉट भी, वो बहुत सीवियर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऑलिगो यूरिया, ऑलिगो यूरिया मतलब सूसू कम लगेगी क्योंकि किडनी फेल हो रही है, किडनी फेल हो चुकी है या फिर एक्यूट लेवल पे, एक्यूट बेस पे, तो बॉडी का फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होगा। ऑलिगोयूरिया, ऑलिगोयूरिया मतलब कम यूरिया होना, कम यूरिन होना। और हाइपरटेंशन, क्योंकि एक्यूट रीनल फेलियर हमेशा होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्स में, और जब भी बॉडी में एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगा तो उसके अंदर हाइपरटेंशन देखने को आए। वहीं पे जो सिम्टम्स हैं क्रोनिक रीनल फेलियर या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के, वो हैं हैवी प्रोटीन यूरिया, मतलब शुद्ध भाइयों एल्ब्यूमिन निकलेगा, लिटरली एल्ब्यूमिन निकले। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन निकलेगा यूरिन से, पहली चीज। दूसरा हाइपो एल्ब्यूमिनेमिया, क्योंकि हैवी प्रोटीन यूरिया हो रहा है, हैवी प्रोटीन यूरिया में सबसे हैवी जो प्रोटीन बॉडी का एल्ब्यूमिन होता है वो निकल रहा है, तो हाइपो एल्ब्यूमिनेमिया हो जाएगा। ठीक है, हाइपो एल्ब्यूमिनेमिया हो जाएगा। इडीमा होगा, ड्रॉप्सी और अनासार का, मतलब भयंकर सूजन आएगी हाथ और पैरों के अंदर, भयंकर सूजन, तो इडीमा हो जाएगा, ड्रॉप्सी हो जाएगी और अनासार का। आंटी गेट लगा दो ये वाला। इडीमा हो जाएगी, ड्रॉप्सी हो जाएगी, अनासार का हो जाएगा। हाइपरलिपिडेमिया, दिस इज वेरी अनयूजुअल साइन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब दोस्तों हाइपरलिपिडेमिया क्यों हो रहा है? हाइपरलिपिडेमिया मतलब ब्लड के अंदर लिपिड बढ़ेगा। क्यों? कॉमन सेंस है कि जब इतना प्रोटीन निकल रहा है यूरिन से, एल्ब्यूमिन, और एल्ब्यूमिन का सिंथेसिस करता है लीवर, तो लीवर कोशिश करेगा ज्यादा प्रोटीन बनाने की, लीवर ज्यादा प्रोटीन सिंथेसाइज करने की कोशिश करेगा। और दोस्तों उसी प्रयत्न में, उसी प्रयास के अंदर जब लीवर ज्यादा प्रोटीन बनाने की कोशिश करेगा, वो धोखे से लिपिड भी ज्यादा बनाने लगेगा, एंड दैट इज व्हाई हाइपरलिपिडेमिया। और हाइपरलिपिडेमिया के साथ दोस्तों एक और चीज होगी बड़ी अतरंगी सी, कि इतना लिपिड बन जाएगा लीवर से कि वो ब्लड के अंदर जब बहेगा हाइपरलिपिडेमिया के रूप में, तो लिपिड यूरिया भी होगा। मतलब इस बंदे को यूरिन के अंदर तक लिपिड के सीवियर क्रॉनिक रीनल फेलियर के पेशेंट को यूरिन के अंदर तक लिपिड के ट्रेसेस दिखेंगे। ठीक है, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलिगो यूरिया या फिर अनयूरिया, या तो पेशाब लगना कम हो जाएगा, और जो बहुत सीवियर क्रॉनिक रीनल फेलियर के पेशेंट होते हैं उनके अंदर तो खत्म ही हो जाता है। अब जैसा कि वीडियो के शुरू में कई जगह मैं बोल चुका हूं कि हम एक्यूट और क्रॉनिक को अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। हमारे लिए रीनल फेलियर मतलब रीनल फेलियर हो, फिर चाहे वो एक्यूट रीनल फेलियर हो, फिर चाहे वो क्रॉनिक रीनल फेलियर हो। बहुत फ्रिक्वेंटली हम क्रॉनिक रीनल फेलियर के
सिम्टम्स को हम एक्यूट रीनल फेलियर में देखते हैं और बहुत फ्रिक्वेंटली एक्यूट रीनल फेलियर के सिम्टम्स को हम क्रोनिक रीनल फेलियर के पेशेंट में भी। तो कुल मिला के मॉरल ऑफ द स्टोरी कोई ईमान धर्म नहीं है, इसलिए रीनल फेलियर मतलब सिर्फ रीनल फेलियर की ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम, इसलिए मैंने इस स्लाइड के अंदर आखिरी में एक चीज लिखी है, जनरल सिम्टम ऑफ रीनल फेलियर, कि व्हाट आर द जनरल सिम्टम ऑफ द रीनल फेलियर। और जनरल सिम्टम ऑफ रीनल फेलियर में जो मेरे सर के पीछे शब्द है वो मैं आपको बता दूंगा अच्छे से, कि पहला है प्रोटीन यूरिया, दूसरा है हाइपोप्रोटीनेमिया, की प्रोटीन यूरिया होगी, पेशाब से प्रोटीन जाएगा, हाइपोप्रोटीनेमिया हो जाएगा, ब्लड के अंदर और बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाएगी, हिमेचूरिया होगा, हिमेचूरिया मतलब यूरिन से ब्लड भी आएगा, इडीमा मतलब सूजन आएगी, ड्रॉप्सी और एनासार का मतलब बिल्कुल उच्च कोटि की सूजन को हम बोलते हैं ड्रॉप्सी या एनासार, और हल्की फुल्की सूजन के लिए हम शब्द यूज करते हैं इडीमा। तो मेरे सर के पीछे जो शब्द है दैट इज ड्रॉप्सी एंड एनासार का। और फिर आगे जाएंगे तो इसके अंदर अनयूरिया और ओलिगयूरिया, हाइपरलिपिडेमिया एंड लिपिड यूरिया, दीज आर द सम साइन एंड सिम्टम ऑफ द पेशेंट ऑफ द रीनल फेलियर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो स्लाइड है और ये जो मैंने पूरा प्रेजेंटेशन आधे घंटे पौन घंटे का दिया, इससे बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द रीनल फेलियर। तो दोस्तों अब हम सीधे सीधे आते हैं इस रीनल फेलियर के ट्रीटमेंट के ऊपर, कि क्या हम ऐसा कोई इलाज दे सकते हैं इस पेशेंट को, चाहे वो क्रॉनिक रीनल फेलियर का हो चाहे एक्यूट रीनल फेलियर का हो, कि उनको हम क्या ठीक कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल उम्मीद कायम रहती है किसी भी रीनल फेलियर में, चाहे वो एक्यूट हो चाहे वो क्रॉनिक हो। अगर बहुत ज्यादा किडनी डैमेज नहीं हुई होंगी और अगर बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ होगा और डैमेज कंट्रोल करने की थोड़ी भी प्रोबेबिलिटी होंगी, तो होम्योपैथिक मेडिसिन से आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो एलोपैथी के बारे में बात करेंगे नहीं करेंगे, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ हल्के फुल्के ट्रीटमेंट बीच में चलते हैं जब इनिशियली सिम्टम्स आते हैं, फिर अल्टीमेटली हश्र सबका एक ही होता है कि इन लोगों का क्रिएटिन और इन लोगों का यूरिया बढ़ता जाता है। ये क्रिएटिन और यूरिया इतना बढ़ जाता है कि अल्टीमेटली आर्टिफिशियल डायलिसिस करने के अलावा और कोई दूसरा चारा हमारे पास बचता नहीं है। तो इसलिए कोई मतलब नहीं एलोपैथी की बात करने में। द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द केस ऑफ द रीनल फेलियर, either it is acute renal failure or it is a chronic renal failure are, the first one is the Apis mellifica 30। जी हाँ, Apis mellifica 30 पोटेंसी में, जिससे आपको लेना है पेशेंट को चार्ज, आप लोगों को अपने पेशेंटों को देना है। ये आम दर्शकों के लिए वीडियो नहीं है, और अगर किसी आम दर्शक ने बिना किसी डॉक्टर के सलाह के इन दवाओं को लिया और उसके साथ उसकी सीरियस बीमारी के अंदर कोई भी अपघात और कोई भी मिसहैपनिंग होती है, इन दैट केस आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल एट ऑल। कोई भी मेडिसिन अपने मन से नहीं खाएगा, खासकर सीरियस बीमारियों की। ठीक है, तो द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन आर, द फर्स्ट वन इज द एपिस मेलिफिका इन द 30 पोटेंसी, इससे 4 गोली आपको लेनी है दिन भर में 3 बार। द सेकंड मेडिसिन इज द आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में, इससे भी 4 पिल्स 3 टाइम्स अ डे। और द थर्ड मेडिसिन विल बी द नेट्रम सल्फ। जी हाँ दोस्तों, बायोकेमिक फॉर्म में नेट्रम सल्फ 6x, और इससे भी आपको लेना है 4 पिल्स 3 टाइम्स अ डे। और ये ट्रीटमेंट कितना चलेगा दैट डिपेंड अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ द डिसीज, दैट द वेदर द पर्सन इज सफरिंग from the chronic renal failure or he is suffering from the acute renal failure। तो मिनिमम 2 महीने से लेके 6 से 8 महीने के बीच में इस बीमारी का इलाज का ड्यूरेशन हो सकता है, डिपेंडिंग वेदर द डिजीज इज द एक्यूट और क्रॉनिक। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का अपने जिंदगी के बहुमूल्य समय में कुछ समय निकाल करके इस वीडियो को देखने के लिए और इस चैनल को देने के लिए। इस हफ्ते में आने वाले इवेंट्स में और हर रविवार को दोपहर में 2:30 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम सेशन में आप सबसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।